बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन पैशन एजुकेशनल ग्रुप। आज हम साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल थ्योरी कौन कौन सी हैं और डेवलपमेंट थ्योरी के हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो जीन पियाजे की है वो। और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, इनके कंसेप्ट क्या हैं और इसके साथ साथ इन दोनों के दरमियान में अगर सिमिलरिटी या कोई डिफरेंसेस हैं तो वो कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं कि ग्रोथ बेसिकली क्या होती है। ग्रोथ रेफर टू द इंक्रीज इन हाइट, वेट, बॉडी साइज ऑफ अ पर्सन। ये देखें, हाइट, वेट और बॉडी साइज ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, इनको देखा जा सकता है, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या इंसान की हाइट हो, वेट हो, बॉडी साइज हो, अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग आती है तो उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है इसमें ऐसा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट रेफर टू द ग्रोथ प्रोसेस वेयर पर्सन कैन कंसर्निंग फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, इनकी ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, मॉरल डेवलपमेंट हो रही होती है, इमोशनल है, सोशल है, मेंटल है, फिजिकल है। तो इन सब को ऑब्जर्व करना मतलब पॉसिबल नहीं होता। फिजिकल डेवलपमेंट वो तो किसी न किसी तरह से वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मेंटल, सोशल और इमोशनल इनको इनके देखना ये उस हवाले से विजिबल नहीं होती। इनके हम देखते हैं मज़ीद के सिमिलरिटीज़ क्या है दोनों में और डिफरेंसेस क्या है। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इनसेपरेबल। ये दोनों को अगर हम कह लें कि अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते। बट डिफरेंट कंसेप्ट, ये दोनों अनसेपरेबल है, उनको जुदा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये डिफरेंट मौजू हैं, दोनों तसव्वुरात हैं। बट द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट are used interchangeably to refer to the change that take place in life of an individual from his birth to maturity। यानी कि इंसान की पैदाइश से लेकर मेचोरिटी की एज तक जो है वो ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है वो एक टाइम तक चलती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। और ये डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है। ग्रोथ जो है वो क्या है जी, इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों यानी कि नेचर के हिसाब से है। क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इस तरह के ये एमसीयूज भी बन सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो ये याद रखना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों कंसेप्ट यानी कि इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसकी नेचर के अंदर। जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। द टर्म ग्रोथ रेफर टू फिजिकल चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक इंक्रीज इन हाइट, साइज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर। Development refer to overall change in physical organ or the structure that result improved functioning of physical organs। इसका ताल्लुक बेसिकली फंक्शनिंग के साथ होता है डेवलपमेंट का, कि फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। अगर फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है तो उससे डेवलपमेंट होती है, अगर नहीं होती तो फिर डेवलपमेंट नहीं होती। ग्रोथ जो है ये इसका ताल्लुक साइज यानी कि वो लुक के साथ होता है, जो जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं, चाहे वो वेट है चाहे वो हाइट है, इनके वो अगर इंक्रीज हुए हैं, उनके साइज में इजाफा हुआ है तो वो कह लें कि ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज़ प्योरली फिजिकल, ये याद रखना है कि यह सारी की सारी प्योरली फिजिकल है। जबकि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल और एनी अदर, इनके ये बाकी जो है वो प्रोसेस भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ही हो। डेवलपमेंट जो है वो बाकी सारी जो हमने ये टाइप्स इसकी डिस्कस की हैं, मज़ीद ये टाइप्स भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ग्रोथ इज़ ओनली पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ को डेवलपमेंट का हिस्सा कहा जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक कम्प्लेक्स और कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। ग्रोथ इज़ लिमिटेड सर्टन एज टू स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड। इनकी ग्रोथ उस वक्त कह लें कि तक चलती है जब इंसान की मैच्योरिटी जो है वो हो जाती है। वो जब इंसान मैच्योरिटी हासिल कर लेता है उसके बाद ये फिर कम होना भी शुरू हो जाती है। इनकी हाइट, वेट इंसान का बुढ़ापे में जाके कम होना शुरू हो जाता है। और जबकि डेवलपमेंट जो है ये इंसान की कह लें कि कब्र तक जो है वो यानी कि मरने तक जो है वो चलती है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूइंग अनटिल एंड ऑफ लाइफ, वॉर्म टू टॉम।
वॉर्म होता है रहम माँ के पेट के अंदर से, यानी कि लेकर एक कब्र तक, मकबरे तक जो है इंसान की डेवलपमेंट जो है वो उसका प्रोसेस चलता रहता है। जबकि ग्रोथ जो है वो जैसे ही मेच्योरिटी जो है वो स्टार्ट होती है तो इंसान ये यानी कि इसके अंदर ये चेंज, यानी कि जो कह लें कि ग्रोथ के हवाले से जो चेंजेस होती हैं वो स्टॉप होना शुरू हो जाती हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है जी चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर डायरेक्टली। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ है इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है और इसको देखा जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंटल चेंज जो होती हैं वो रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड बिहेवियर और फंक्शनिंग कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ग्रोथ फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट। जैसे ग्रोथ जो है उसका तल्लक सिर्फ एक पहलू के साथ होता है, इंक्रीज इन चाइल्ड बॉडी साइज, अगर या फिर वेट के हवाले से कर लें। इसमें सारी चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व करें ना या इस पर गौर करें तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बन रही है, एक ही एस्पेक्ट है कि बॉडी साइज चेंज हो रहा है। चाहे वो वेट इंक्रीज होता है, चाहे उसका वो हाइट मतलब कलर चेंज हो रही है, तो इसका तल्लक बॉडी साइज के साथ ही होता है। तो इसमें इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बॉडी साइज के चेंज होने से ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंटेलिजेंस। कि जहानत है इंसान की, जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो वो सारी की सारी कह लें कि इसके अंदर डिस्कस की जा सकती है डेवलपमेंट के ऊपर। वो डेवलपमेंट इन सब के ऊपर फोकस करती है, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक पहलू नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं। ग्रोथ इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस, जबकि डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस, ये अंदरूनी अमल है। और जबकि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, इसी वजह से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है डायरेक्टली। और डेवलपमेंट चूँकि इंटरनल प्रोसेस है इस वजह से इसको डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ग्रोथ इज़ स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट इज़ कंसिडर अ फंक्शनल। ये जो है ग्रोथ ये वो स्ट्रक्चरल है और डेवलपमेंट जो है उसको फंक्शनल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो उससे मुतासर होती है डेवलपमेंट से, लेकिन डेवलपमेंट इज़ इंडिपेंडेंट, इट डज़ नॉट डिपेंड ओपन ग्रोथ। तो ये एक शार्ट सा इंट्रोडक्शन था ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से, और दोनों में जो कंपैरिजन हमने किया है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। नेक्स्ट हमने देखनी है जी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इंसान की डेवलपमेंट जो है, जो उसकी स्टेजेस हैं वो तकरीबन 9 बन जाती हैं। डेवलपमेंटल डेवलपमेंटलिस्ट ब्रेक द लाइफ स्पैन इनटू 9 स्टेजेस एज फॉलोज। सबसे पहले है जी प्री नेटल स्टेज है। इसका ताल्लुक जो है इंसान की पैदाइश से यानी कि होता है, पैदाइश से पहले तक का होता है। इनके 9 महीने बच्चा जो है माँ की रहम के अंदर जब मतलब होता है तो उसके साथ इसका ताल्लुक होता है पैदाइश से पहले पहले, प्री नेटल यानी कि पैदाइश से पहले। तो ये वो वाला पीरियड है। उसके बाद है जी इन्फेंसी एंड टोडलरहुड। इन्फेंसी या टोडलरहुड ये पैदाइश से तकरीबन 2 साल का पीरियड होता है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर ये भी MCQs आ जाता होता है। इन्फेंसी जो है वो कौन सी एज है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जीन पियाजे की। उसके बाद है जी अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है। तो बेसिकली ये चाइल्डहुड है, उसके 2 केसेस हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 से 6 साल का पीरियड होता है, और मिडिल चाइल्डहुड जो है वो या लेटर चाइल्डहुड है वो 7 से 12 साल का पीरियड होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो रैपिडली इसका वेट जो है वो 3 से जब कह लें कि 12 साल का या 3 से 6 साल का जब बच्चा होता है तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसका कह लें कि साइज़ जो है वो बढ़ रहा होता है, उसकी हाइट भी बढ़ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाइट जो है उसके अंदर जो तब्दीली आ रही होती है वो थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू वेट। वेट बच्चे का जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है चाइल्डहुड के दौरान। याद रहे कि ये चाइल्डहुड के दौरान मैंने बताया है कि वेट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन हाइट जो है वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस उस निस्बत से वो स्लो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अडोलसन है। अडोलसन का जो पीरियड है इसको भी अर्ली अडोलसन है। अडोलसन में आ जाता है जी ये, चूँकि 7 से 12 साल का पीरियड था चाइल्डहुड का, अर्ली और मिडल। मिडल को हम लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। और अडोलसन जो है वो 13 से कह लें कि
19 साल का पीरियड है। ये मैं साथ साथ रिलेट कर रहा हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं उनके साथ रिलेट करना ज़रूरी भी है। अर्ली चाइल्डहुड जो है इसमें वो कहने के सेंसरी मोटर स्टेज के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह लें कि मिडल अडल्टहुड, जो कह लें कि 7 से 12 साल या 7 से 12 साल का जो पीरियड होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का होता है। इस तरह से ये मिडल अडल्टहुड जो है, सॉरी अडोल्सन जो है वो वाला पीरियड वो होता है उसके फार्मल ऑपरेशनल स्टेज वाला पीरियड है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल, ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इनके फार्मल स्टेज है, फार्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जी इन पे आ जाएगी अडोल्सन 13 से 19। उसके बाद है जी बच्चा जो है अडोल्सन, जब इस एज में पहुंचता है 13 से 19 साल, इसमें बच्चे की जो सेक्सुअल चेंजेस होती हैं, ये पुबर्टी है, नस्ल बढ़ाने का अमल जो है वो बच्चे के अंदर ये सलाहियतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी अर्ली अडल्टहुड है, मिडिल अडल्टहुड है, उसके बाद लेट अडल्टहुड है। अडल्टहुड जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अडल्टहुड का पीरियड जो है वो 20 से 60 साल का होता है। हाइट जो है वो ये आ जाती हैं, मेचोरेशन हो जाती है हाइट के अंदर भी और वेट के अंदर भी। वो एक अपनी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके होते हैं एडोल्सन के, सॉरी अडल्टहुड के पीरियड के दौरान। अर्ली अडल्टहुड है या मिडल है या लेट अडल्टहुड है, तो एक लेवल होता है इनका मतलब बढ़ने का 20 से 40 साल और 40 से 60 साल, इतना उन्होंने मतलब इंक्रीज जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी होती है, और उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेथ एंड डाइंग जो है वो कह लें कि स्टेज आ जाती है। तो ये आखिरी पीरियड होता है, ओल्ड एज उसको कहा जाता है अगर दूसरा इसका नाम दें। तो इसमें वीकनेस या एनर्जी जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए या कंपैरिजन करते हुए इसको डिस्कस किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका ताल्लुक वकूफ़ के साथ होता है। कॉग्निशन वकूफ़ को कहते हैं, अकल को कहते हैं, और इंसान की जो अकल है उसकी नशोनुमा जो है वो, तो ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कैपेसिटीज़ ऑन आ इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स मेंटल एज वेल एज लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनके कॉग्निशन डेवलपमेंट जो होती है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इसका ताल्लुक ना सिर्फ दिमाग के साथ बल्कि ज़बान के साथ भी होता है। ऐसा ऐसा ये भी साथ साथ मतलब जो है वो डेवलप होती जाती है। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, इसका ताल्लुक समाज के साथ होता है। कॉग्निशन का ताल्लुक अकल के साथ होता है, वकूफ़ के साथ होता है। और समाज जो है यानी कि इंसान की सोसाइटी जो है वो भी डेवलप हो रही होती है। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट और बिहेव विद अदर अराउंड दैम। बच्चा ये सीखता है जबकि दूसरों के साथ उसने कैसे डील करना है, किस तरह से ताल्लुक उसका होना चाहिए। होम, सोसाइटी है, स्कूल है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो सोर्सेज हैं। इसमें होम, सोसाइटी और स्कूल जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि सोशल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो कहने के जो रोल प्ले करने वाले इदारे हैं वो होम है, सबसे पहला होम, सोसाइटी है सेकंड नंबर पे, उसके बाद स्कूल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी फिजिकल डेवलपमेंट है, इन्वॉल्व ग्रोथ एंड चेंज इन द बॉडी एंड ब्रेन, द सेंसेस, मोटर्स, स्किल्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस। ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट है, रेफर टू द प्रोसेस whereby people from progressive senses of what is right and wrong, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। मॉरल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो सही क्या है गलत क्या है ये सीखा जाता है, और ये चीज़ें, ये स्किल्स जो है, ये सेंसेस जो है इंसान की वो डेवलप होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इमोशनल कहने के डेवलपमेंट है, रेफर टू द एबिलिटी टू रिकग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज द फीलिंग ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। खुशी और गमी और इस तरह के परेशानी वाले मामलात के साथ इंसान किस तरह से डील करता है, उसको किस तरह से डील करना चाहिए, ये मतलब कहने के जो गैप है ये असल में इमोशनल डेवलपमेंट का पीरियड होता है। यानी कि किस तरह से वो डील करता है, उसको बेहतर किस तरह से वो डील करना चाहिए, ये सीखने के लिए जो अमल है उसको इमोशनल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद है जी जिन प्याजे की थ्योरी आ जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ये साइकोलॉजिस्ट थे स्विस, और एक और भी स्विस साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम पेसालोजी है। तो इनको आपने याद रखना है कि ये सिर्फ यही नहीं है स्विस साइकोलॉजिस्ट, उसके अलावा एक रोसो भी आई थिंक स्विस से ही हैं। और जो जीन प्याजे थे ये 1894 के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर पैदा हुए थे, और इनकी वफ़ात हुई थी 98 के अंदर। द बेसिक टर्म यूज बाय द प्याजे, इसमें स्कीमा है और अडेप्टेशन है, सिमुलेशन है, अकोमोडेशन, और नेक्स्ट जो है वो इक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम। ये टर्म्स जो है इसकी थ्योरी को स्टडी करने से पहले आनी चाहिए। इस हवाले से मैं थोड़ा सा जीन प्याजे के हवाले से इंट्रोडक्शन करवा दूं। जीन प्याजे ने ये जो थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डेवलप की थी या प्रेजेंट की थी, तो ये उसने जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारे जो थे या ऑब्जर्वेशन की थी वो सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर की थी। तो ये इस वजह से ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था। और बाकी ये थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्कीमा है, इसमें सबसे पहले जो टर्म यूज़ की जाती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, इट कीप्स अपडेटिंग इटसेल्फ बाय मेन प्रोसेस अडेप्टेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली कोई भी चीज़ है, कोई भी कंसेप्ट है, उसके हवाले से जो पहली इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर होती है, या कह लें कि एक बुनियादी सा इल्म जो होता है, उसको स्कीमा कहते हैं। कोई भी चीज़, छोटा बच्चा जो है अगर हम उसको बता दें कि ये जानवर जो है इसको बकरी कहते हैं या इसको कुत्ता कहते हैं, तो वो एक उसके दिमाग के अंदर वो एक शक्ल सी बन जाती है। वो अपने हिसाब से उसको वो इनके डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा होता है कि कुत्ता और बकरी जो है उसके में फ़र्क क्या है। अडाप्टेशन जो है बेसिकली इट हैज़ टू स्टेप्स, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन और अकोमोडेशन ये दोनों जो है वो उसके हिस्से हैं अडेप्टेशन के। अडेप्टेशन बेसिकली ये इंसान का जो बिहेवियर होता है उसके अंदर जो कह लें कि जो चेंज आती है, और वो चेंज यानी कि वो किसी ज़ाहिर है नए स्कीमे को, नई इन्फॉर्मेशन को अडाप्ट करता है, और जब वो अडाप्ट कर लेता है तो उसको अडेप्टेशन कहते हैं। तो वो दो तरह से यानी कि कह लें कि नई चीज़ों को, नई स्किल्स को, नई हैबिट्स को अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाता है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है उसी को बेस बना के मतलब उसको नई इन्फॉर्मेशन को अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाता है, तो वो सिमुलेशन कहलाएगी। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत वो अमेंडमेंट कर लेता है तो वो फिर अकोमोडेशन कहलाएगी। सिमुलेशन एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, देखें वही वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ इवेंट इज कॉल्ड सिमुलेशन। जैसे कि चिड़िया है एज अ बर्ड, एज क्रो, यानी कि जैसे चिड़िया है उसी तरह का परिंदा जो है वो कौवा, और बिकॉज दे बोथ फ्लाई, क्योंकि ये दोनों उड़ते हैं, दोनों के अंदर असिमिलेशन है, मुशाबत पाई जाती है। अकोमोडेशन है, ये तरमीम इसमें किया जाता है, मॉडिफाइंग द इंफॉर्मेशन, जो पहले से इंफॉर्मेशन थी। व्हेन अ पर्सन चेंजेस और मैनिपुलेट हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा टू अ न्यू सिचुएशन, एडजस्ट इन द इंफॉर्मेशन, चाइल्ड हेयर एडजस्ट टू अ न्यू सिचुएशन, डिफरेंस बिटवीन बर्ड्स एंड एरोप्लेन। तो यहाँ पे देखिए दोनों, यानी कि जहाज़ भी उड़ता है और उसके बाद परिंदे भी उड़ते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क है। डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द डॉग एंड कॉ, दोनों के दरमियान जो है वो कॉ और डॉग के दरमियान फ़र्क, यानी कि ये सारी चीज़ें कि अब उड़ना जो है वो जो सिमुलेट बच्चा करके वो सीख रहा था, लेकिन यहाँ पे कह लें कि वो जो एरोप्लेन है और परिंदा जो है दोनों में फ़र्क आ रहा है। जहाज़ और परिंदे के दरमियान के दोनों उड़ते तो हैं, लेकिन दोनों की शेप में फ़र्क है। तो जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर उसने थोड़ी सी कह लें कि मॉडिफिकेशन की, उसमें तरमीम की, अल्टरनेशन की, उसके बाद फिर उसको अपने बिहेवियर कैसा बनाया जाए। अच्छा ये इस तरह से होगा तो वो फिर, इनके परिंदे की तो चोंच भी होती है और ये जानदार होता है और ये इस तरह से छोटा होता है साइज़ में, और जहाज़ जो है वो बड़ा होता है। तो ये दोनों का फ़र्क है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेसिकली असिमिलेशन को कहते हैं, क्योंकि उसने पहले वाली इंफॉर्मेशन जो उसके माइंड के अंदर पहले वाला स्कीमा मौजूद था और उसके अंदर कोई, यानी कि उसी को बेस बनाते हुए नई इन्फॉर्मेशन सीखी। रिस्टोरिंग बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, द स्टेट व्हेन द स्कीमा मैच और फिट इट्स सिचुएशन। मेंटल स्टेट इसको कहते हैं। मेंटल स्टेट के जो इंसान की जो कह लें कि ज़हनी कैफियत जो होती है उसके अंदर वो पहले वाली जो हालत है उसी के साथ नई सिचुएशन अगर वो फिट हो रही है
तो उसको हम जो है वो इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। या इंसान जो है वो उसके दिमाग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है, तो उस नई सिचुएशन अगर उसको दी जाए और वो पहले वाली इन्फॉर्मेशन और नई सिचुएशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट होता है। अगर इट इज़ द डिस्टर्बेंस टू द अकोमोडेट अ न्यू इन्वायरमेंट द स्टेट व्हेन प्रीवियस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट फिट इन टू अ न्यू सिचुएशन। जब इंसान की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो है वो नई सिचुएशन में एग्जिस्ट ना करे तो उसको जो है वो डिसइक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। और ये दोनों जो है वो असिमिलेशन और अकोमोडेशन, असिमिलेशन की बुनियाद पे इक्विलिब्रियम होता है और अकोमोडेशन जो है वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम। और ये दोनों असिमिलेशन और अकोमोडेशन बेसिकली इंसान के बिहेवियर का हिस्सा बनती हैं। इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन पहले वाली को बेस बना के नई इन्फॉर्मेशन इंसान के बिहेवियर का हिस्सा बनती है, और उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन जो है, दूसरी इन्फॉर्मेशन वो इंसान के पहले वाली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर तरमीम करके, उसके अंदर चेंज करके वो इंसान के बिहेवियर का हिस्सा बनती है, या उसकी कह लें कि इंफॉर्मेशन जो है वो डेवलप होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। जो फ़र्क है बेसिकली वो एक में अमेंडमेंट होती है, दूसरे में नहीं होती है। एक में मॉडिफिकेशन होती है असिमिलेशन के अंदर, और सॉरी असिमिलेशन के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती, बल्कि पहली वाली को इंफॉर्मेशन को बेस बना के नई कह लें कि सिचुएशन के अंदर इंसान जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, और जो अकोमोडेशन है उसके अंदर नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों बेसिकली इंसान के बिहेवियर का जो कि हिस्सा बन रही हैं, तो इसको हम अडॉप्टेशन का नाम देते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरीज़ हैं, सॉरी इसकी स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, उसने कहा कि बच्चा जो है उसकी बेसिकली कॉग्निशन जो होती है, इंसान की जो वकूफ़ है, अक्ल है, उसके डेवलप होने की 4 स्टेजेस हैं। 4 हिस्सों में उसने डिवाइड किया था, और उसके बाद उसने बोला जब इंसान जो है बच्चा जो है वो चौथी स्टेज पे पहुंचता है तो वो उतना ही सोच सकता है, उतनी मिकदार में सोच सकता है जितना कि नॉर्मल बाकी इंसान जो है वो सोच सकते हैं। तो लेकिन ये हो सकता है कि उनके सोचने की मिकदार जो है वो डिफरेंट हो, लेकिन कह लें कि डायरेक्शन डिफरेंट हो, लेकिन मिकदार जो है वो दोनों की सेम होगी। तो इसमें सबसे पहले जी सेंसरी मोटर स्टेज है, इसका पीरियड 0 से 2 साल है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, और कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 साल का पीरियड है। उसके बाद फार्मल ऑपरेशनल है, ये 12 से अबव तक है। उसके बाद है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें देखें ये 0 से 2 साल का पीरियड है। इसमें बच्चा क्या करता है, सिर्फ सेंसेस का इस्तेमाल करता है और मोटर एक्टिविटीज़ करता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर एक्सपीरियंस। इसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, सिर्फ सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, और फिर एक्सपीरियंस के लिए क्या इस्तेमाल करता है, मोटर स्किल्स जो है वो उनका इस्तेमाल करता है। इनके हाथ पाँव मारता है और वो अपनी सेंसेस को इस्तेमाल कर रहा होता है। ये 5 बेसिक सेंसेस जो हैं वो कह लें कि टच है, विजन है, और उसके बाद स्मेल है, टेस्ट है, और लिसनिंग है। ये 5 सेंसेस हैं, और सेंसेस के वाले से भी एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं। तो ये सेंसेस में सबसे ज़्यादा जो इंसान अगर इसके नॉलेज को अगर हम डिवाइड करें तो 100%, अगर इसको कहें कि सेंसेस से जो इंसान सीखता है उसमें सबसे ज़्यादा इंसान विजन से, देखने से, ऑब्जर्वेशन से, सीइंग से, आवाज़ करने से इंसान सीखता है 75%। और उसके बाद जो इंसान की सेकंड सेंस है जिससे इंसान ज़्यादा सीखता है वो है जी 13% इंसान सीखता है हीयरिंग से। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 6% इंसान टच से सीखता है, 3% इंसान जो है वो स्मेल से, और 3% इंसान जो है वो टेस्ट से सीखता है। 3% चखने से, 3% सूंघने से, 13% सुनने से इंसान सीखता है, 6% इंसान स्किन, ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा कह लें कि जुज़ भी है, उज़ू भी है। और उसके बाद 75% इंसान जो है वो बच्चा जो है वो सीखता है देखने से। तो ये एमसीक्यूज़ मोस्टली पेपर में आया है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डेफर इंफॉर्मेशन है, सॉरी इमिटेशन है। डेफर इमिटेशन, ये डेफर का मतलब होता है जिसको मुलतवी हम कर देते हैं। कोई कॉपी करनी है, कोई चीज़, किसी का कोई काम करते हुए बच्चे ने देख लेना है, लेकिन उसको वो फौरी नहीं करेगा बल्कि बाद में उसको करेगा। चाइल्ड ऑब्जर्व अदर एक्शन, दूसरों के एक्शन जो है उनको ऑब्जर्व करेगा। एंड परफॉर्म एक्शन लेटर्स, यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है डेफर इमिटेशन के अंदर, कि बच्चा जो है वो किसी के फंक्शन यानी कि एक्शन जो है उनको देखेगा, नोट करेगा, लेकिन उसको बाद में परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है वो
इसमें रिफ्लेक्सिव एक्शन आ जाते हैं, इनवॉलंटरी सडन एक्शन। इसमें बच्चा क्या करता है जी, इट मींस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस पुलिंग योर हैंड बैक इमीडिएटली व्हेन टच बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इंसान जो है वो, इसका मतलब ये होता है कि सडन इमोशन होते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो चूल्हे के पास बैठा हुआ है, वो आग को अगर टच कर लेता है तो वो अपना हाथ जब उसका वो उसको जलन महसूस होती है तो वो ज़ोर से पीछे की तरफ जो है वो उसको खींचता है। तो वो चाहे वो ये अनकॉन्शियसली उसे होता है, उसने मतलब कुछ सोच समझ के ऐसे नहीं किया कि गर्म चीज़ को हाथ लगा तो उसने वो ज़ोर से पीछे जो है वो हाथ किया। अब वो हो सकता है वो पीछे जो है वो कूनी जो है उसकी दीवार के साथ टकरा के उसको और ज़्यादा चोट लग जाए, लेकिन ये अनकॉन्शियसली इंसान के अंदर ऐसे एक्शन होते हैं जो इंसान को उससे नुकसान पे इनके नुकसान या मतलब कह लें कि डेंजरस एनवायरनमेंट से इंसान को बचाने के लिए फौरी तौर पे ऑटोमेटिकली इनके रिएक्ट होते हैं। ये सारे के सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं, मकसद यानी कि एक्टिविटीज़ बच्चा करता है। द चाइल्ड शोज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड मूव टू वार्ड द ऑब्जेक्ट इज इंटरेस्ट। बच्चा जो है वो क्या करता है, मकसद यानी कि वो उसका बिहेवियर होता है और वो उन अपने इंटरेस्टेड कह लें कि ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो है वो बच्चा चलता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये वो वाली स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो जो चीज़ें उसके सामने हैं वो उसके दिमाग में रहेंगी, जैसे दिमाग से गायब होंगी वो उसके माइंड से गायब हो जाएंगी। उसके बाद है ट्रायल एंड एरर है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस सॉरी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये इसी के अंदर आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस नेक्स्ट में आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर ये इसी के अंदर बच्चा करता है, बहुत सारी मिस्टेक करता है और फिर वो क्या करता है जी, बार बार अपनी वो कहने के अटैम्प्ट जो है उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए रिपीट करता रहता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर बच्चा क्या करता है, ये 2 साल का पीरियड होता है। ये पहले 9 महीने या 8 महीने के अंदर बच्चा जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का प्रोसेस नहीं आता, लेकिन बाद में ऐसे होता है कि बच्चा वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला जो है वो कंसेप्ट वो चेंज होना शुरू हो जाता है, परमानेंटली मेमोरी के अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हाथ सॉरी आँख और हाथ इनके दरमियान जो है वो तावन, इनके दोनों के दरमियान हामांगी का होना। चाइल्ड परसीव्स हिज एनवायरनमेंट बाय आई एंड हैंड, इनके आंखों से और हाथों से उनके दोनों की कोऑर्डिनेशन से उनको परसीव करना शुरू कर देता है एनवायरनमेंट को। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 साल का पीरियड है। बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है, स्कूल से आता है। बच्चियाँ हैं या मतलब कह लें कि बच्चे हैं तो वो आते हैं, क्या करते हैं जी, घर आके खेलना शुरू कर देते हैं और सिंबॉलिकली मतलब जब वो खेल खेल रहे होते हैं, बच्चियाँ टीचर बनी होती हैं, मतलब खुद से ही चीज़ों को दीवारों को पीट रही होती हैं, यानी कि जो वाला रिएक्शन उसने स्कूल के अंदर बच्चा देखता है स्टूडेंट, तो वो घर आके वैसे ही मतलब सिंबॉलिकली खेलना शुरू कर देता है। इट इज़ अ डुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल है यूजिंग अ स्टिक फॉर वॉकिंग एंड फॉर स्वीपिंग, यानी कि एक स्टिक जो है वो सोने के लिए या फिर चलने के लिए बच्चा जो है वो एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, ये भी हो सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही होती है इसमें बड़ी तेज़ी के साथ। उसके बाद है इकोसेंट्रिसिज्म, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो अपने हिसाब से सोचता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं सोचता। अपने ही अगर किसी चीज़ को एक चीज़ को अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसको इगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। इनके चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ही अज्यूम दैट अदर पीपल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द सेम वे ही डज। इनके बच्चा इसमें ये सोच रहा होता है कि वो जैसे कि बाकी लोग मतलब सोचते हैं वो, या जैसे वो सोच रहा है बाकी लोग भी वैसे ही सोच रहे होते हैं। थिंकिंग दैट पीपल लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कैन नॉट शेयर मदर लव विद सिबलिंग, यानी कि इसमें ये भी होता है कि बच्चा जो है वो बाकी जो उसके बहन भाई होते हैं उनका प्यार जो है वो माँ के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। एनिमिज्म आ जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट, चाइल्ड बिलीव दैट ऑल इनएमिनेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर अलाइव, इसमें बच्चा जो है वो ये समझता है कि सारी की सारी जो कह लें कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी वो मतलब कह लें कि वो जानदार ही कंसिडर कर रहा होता है। जैसे मिट्टी के वो बना के जानदार वगैरह मतलब वो बैल वगैरह या इस तरह से कोई एक मतलब कह लें कि जानवर वगैरह बना के या कोई इंसान बना के छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं, तो ये एनिमिज्म कर रहे होते हैं। उनको फ़र्क नहीं होता कि जानदार कौन से बेजान कौन से।
उसके बाद है जी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है या इलीगल रीजनिंग होती है। इसमें बच्चा जो है वो लॉजिक देता तो है, चाइल्ड गिव लॉजिक अकॉर्डिंग टू हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ही रिलेट्स द थिंग्स विद इम्प्रॉपर लॉजिक। बच्चा जो लॉजिक दे रहा होता है वो अपने हिसाब से दे रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि मतलब वो लॉजिक जो उसका वो सूटेबल है या नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वो यानी कि गलत लॉजिक कर रहा होता है। और लेकिन ये है कि बच्चा लॉजिक करता है, ये स्किल इस एज के अंदर आ जाती है, लेकिन इलॉजिकली होती है। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन बेसिकली क्या है जी, चाइल्ड कैन फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन ओनली लेंथ आर वेट। यानी कि एक चीज़ के ऊपर बच्चा जो है वो फोकस कर पा रहा होता है। जब वो सीख रहा होता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़, एक वक्त में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाएगा, एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएगा। कंजर्वेशन है नेक्स्ट, कैन नॉट अंडरस्टैंड द अमाउंट और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इफ़ द अरेंजमेंट और अपीयरेंस इज चेंज। इनका मतलब ये है कि अगर दो गिलास जो है, एक दुबला सा है, एक ज़्यादा चौड़ा गिलास है, दोनों के अंदर पानी की मिकदार अगर सेम डाल दी जाए, लेकिन वो जाहिर है चौड़े गिलास के अंदर पानी की शेप जो है वो और तरह की होगी और दुबले गिलास के अंदर जो है वो पानी की शेप जो है वो उसकी सतह जो है वो ज़्यादा बुलंद होगी। तो बच्चे को वो यानी कि वो अरेंजमेंट जो है उसकी चेंज या अपीयरेंस जो है वो चेंज होने से फ़र्क समझ नहीं आता कि ज़्यादा मिकदार पानी की कौन सी है, ये बराबर है, ये क्या है। तो ये कंजर्वेशन प्रॉब्लम होता है इस एज में बच्चे को, इस स्टेज पे। इरिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि बच्चा कोई भी काम जो कर रहा होता है वो प्रीवियस आर्डर के तहत, यानी कि कोई भी मतलब चल के जाता है। अगर आप उसको किसी साथ लेके जाएं, किसी शहर में लेके चले जाएं, एक बाज़ार दूसरा बाज़ार, उसको कहें कि आप वापस जाए तो उसको फिर वो कहें कि उस काम में फेल हो जाता है। अगर आप बच्चे को जोड़ सिखा रहे हैं तो उसके तोड़ दोबारा उससे करवाएं तो वो यहाँ पे नहीं करेगा, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी बच्चों का प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रांजिटिव है, चाइल्ड इज़ अनेबल टू मेक लॉजिकल रिलेशन। ये लॉजिकली रिलेशनशिप जो है वो बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वहाँ पे लॉजिकली रीजनिंग कर सके। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करने लग जाता है। चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, ये वो वाली स्टेज है जिसमें बच्चे ने लॉजिकली जो है वो चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया। इससे केवल बच्चा जो है वो सोचता तो था लेकिन वो लॉजिक उसके गलत होते थे। उसके बाद कंजर्वेशन प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो चुका होता है। बच्चा अब क्या करता है, कम्स टू नो दैट करेक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम इवन इफ द अरेंजमेंट। जैसे कि वो मैंने पानी वाले गिलासों की मिसाल दी थी, अब वो बच्चा समझ जाएगा कि ये शेप चेंज होने की वजह से पानी की मिकदार जो है वो इस तरह से उसकी सतह कम ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि पानी की मिकदार दोनों के अंदर सेम है। उसके बाद सेरिएशन, ये सेरिएशन तरतीब लगाना, साइज़ के शक्ल के हिसाब से बच्चा चीज़ों को तरतीब लगा सकता है एक सीक्वेंस के हिसाब से, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर इस एज में बच्चा सीख सकता है 7 से 11 साल की एज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। उसके बाद है डिसेंट्रेशन है, बच्चा एक से ज़्यादा पहलुओं के ऊपर जो है वो फोकस कर पा रहा होता है। अगर कोई आप चीज़ सीखने के लिए दे दें, एक छोटा बच्चा है अगर उसको आप यानी कि एडिशन के साथ साथ कह लें कि सब्सट्रैक्शन भी सिखाएंगे, इनके नंबर्स के हवाले से अगर आप सिखा रहे थे तो वो बच्चा जो है यहाँ पे जोड़ के साथ तोड़ भी सिखाएंगे तो वो बच्चा कर लेगा, यानी कि एक से ज़्यादा पहलुओं के ऊपर उसका फोकस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन, बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स को, उनके करेक्टरिस्टिक्स, एनिमल्स या बर्ड्स को उनके साइज़ या शेप के हिसाब से कैटेगराइज कर सकता है। रिवर्सिबिलिटी प्रॉब्लम भी बच्चे का सॉल्व हो चुका होता है, यानी कि अगर आप उसको साथ कहीं लेके जाएं तो वो वापसी का अगर बोलें कि ले जाने के लिए तो वो वापसी आ जाएगा। उसके बाद है जी ट्रांजिटिविटी है, इसमें भी बच्चा जो है वो लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो समझना शुरू कर देता है कि चीज़ों के दरमियान या सिचुएशन के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट ये स्टेज जो है इसमें बच्चा जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा होता है, इनके कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें वो देखता है उनके हिसाब से बच्चा जो है वो रीजनिंग करता है और वो फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। लेकिन ये फार्मल ऑपरेशन स्टेज जो है इसके अंदर बच्चा जो है वो यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग करता है और बच्चा जो है वो क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसने नहीं देखी होती और उनसे उनकी तरफ जाता है, इनकी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है फार्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर। इनकी डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर प्लानिंग, अभी आपने कुछ देखा नहीं है, सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आपके माइंड में, तो आप प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको कंक्रीट में लेके आते हैं। इनके ख्वाब देखते हैं आप कि जब आप बढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे और ऑफिसर बनेंगे और उसके बाद आप अच्छा सा घर बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने फर्जी सोची थी। उसके बाद जब मेहनत करते हैं, बड़े होते हैं, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि उनको उनका मतलब करें कि फ़िज़िकल वजूद जो है वो आप इनके एग्जिस्ट करवाने में
कामयाब हो जाते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इनके डिडक्टिव रीजनिंग और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है जी मेटाकॉग्निशन, ये हायर लेवल थिंकिंग होती है। इसमें इंसान जो है वो अपने ही सोच के बारे में सोचता है कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ और मैं कैसे सोचता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो मेटाकॉग्निशन, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है इंसान की। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ये बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो किसी मसले का हल जो है वो सही मानों में और सही तरीके से बच्चा जो है वो सोच सकता है और इतनी मिकदार में सोच सकता है जितना कि एक मैच्योर पर्सन जो है वो जैसे कि हमारे वालदैन हैं वो सोचते हैं। एक छोटा बच्चा जो है वो जब वो फार्मल ऑपरेशन स्टेज की एज में पहुंचता है तो वो उनके बराबर का सोचना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक और बात होती है कि वालदैन और पहलू से देख रहे होते हैं और बच्चे जो है वो और पहलू से देख रहे होते हैं। इनके दोनों की सेम थिंकिंग की जो क्वालिटी है वो कह लें कि सेम हो जाती है। डायरेक्शन जो है वो, क्वांटिटी जो है वो सेम हो सकती है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। फार्मल ऑपरेशन स्टेज बेसिकली टीचिंग के हवाले से अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आपको कि इसको पढ़ाने का या पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। टीचर जो है वो इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के हवाले से। जब उसको पता होगा कि ये कौन सी एज का बच्चा है तो फिर उसकी मिस्टेक कौन सी हो सकती है, क्वालिटीज़ कौन सी हो सकती हैं। इनके वो बच्चा जो है वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का है तो उसके जो मसाइल्स हैं, या वो अगर प्री ऑपरेशन स्टेज में है बच्चा तो उसके जो मसाइल हैं वो टीचर फिर वो समझ पाएगा कि इसके कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं तो वो फिर उससे अच्छे तरीके से डील कर पाएगा। और फार्मल ऑपरेशन स्टेज में अगर बच्चा है तो फिर उसकी जो क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की हैं तो उस हिसाब से उसको डील करेगा। इससे क्या होगा कि टीचिंग लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया था वो यही था इस थ्योरी के ऊपर कि ये थ्योरी उसने चूँकि अपने बच्चों के ऊपर ही की थी और उनका एनवायरनमेंट सेम था। तो हर बच्चे का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, लिहाजा ये ज़रूरी नहीं होता कि वो बच्चा इस यानी कि जो इसने स्पेसिफिक पीरियड बताया है कंक्रीट ऑपरेशनल का, सेंसरी का, मोटर स्किल का, यानी मोटर सेंसरी मोटर स्टेज का या फार्मल ऑपरेशन स्टेज का, ये ज़रूरी नहीं है। हर एक बच्चे का एनवायरनमेंट डिफरेंट होने से बच्चे की ये वाली यानी कि इस पीरियड के अंदर बच्चा इस स्टेज पे पहुंचता है फार्मल ऑपरेशनल में या नहीं पहुंचता, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। ये आज का हमारा लेक्चर था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।